स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके अंतर्गत हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज हम उस डेप्थ तक जाकर कवर करेंगे जिसमें आपको कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यह है कि हमारा परीक्षा में प्रश्न अटेम्प्ट होना चाहिए। जैसे वन सेवा भर्ती परीक्षा की बात करें तो उसमें काफी डेप्थ तक जाकर कवर करता है प्रश्न को, और ये सारे डेप्थ हमको कहां से मिलेंगे? जब हम 12th लेवल का पढ़ेंगे। चलिए, साथ ही साथ जो छात्र मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो सारे तथ्य, जो कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, अगर वो अपने उत्तर में समाहित करते हैं तो डेफिनेटली उनको अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, जो भी अंक उनको प्राप्त होंगे उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर की कार्यविधि समझ में आ जाए, और फिर नाभिकीय ऊर्जा को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो है ये सारी बातें जो मैंने बोर्ड पे लिखा रखा है। जैसे नाभिक की संरचना या नाभिक किसे कहते हैं, न्यूक्लियॉन क्या होता है, समस्थानिक संभारी या सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। ये सभी बातें अगर आपको पता है तब आपको नाभिकीय ऊर्जा समझ में आएगी, और इनसे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ये जो मैंने सारे सब टॉपिक लिखे उनसे। ठीक है, तो चलिए नाभिकीय ऊर्जा पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको नाभिक के बारे में जानना जरूरी है। और नाभिक को जानने से पहले हम बात करेंगे पहले परमाणु की, एटम्स। तो जैसे हमने बहुत ही शुरू से भी पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है कि कोई भी तत्व किसी सूक्ष्मतम इकाई से जो मिलकर बना होता है, उस सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या उससे भी सूक्ष्मतम कोई इकाई है? तो बिल्कुल जी हां। परमाणु के केंद्र में, परमाणु के सेंटर में एक और क्षेत्र पाया जाता है जिसको नाभिक कहा जाता है, और इसी नाभिक में कौन उपस्थित होते हैं? इसी नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण। ठीक है, और इन्हीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के युग्म को, पेयर को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्लियर है क्या? तो परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई, परमाणु के सेंटर में, केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इस प्रकार नाभिक की संरचना में क्या ध्यान रखना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका धनावेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है दोस्तों। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कहां होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करता रहता है, वो नाभिक के अंतर्गत नहीं होता है, नाभिक में नहीं होता है। अंतर स्पष्ट है? तो नाभिक की संरचना ये हो गई, क्योंकि हम देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकियों के संलयन से या नाभिकीय के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको ही नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। तो इस कारण नाभिक के बारे में जानना जरूरी था कि कौन किसको तोड़ता है, कैसे तोड़ता है। तो देखिए इन दोनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये आप दिमाग में रख लीजिए। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया न्यूक्लियॉन किसे कहेंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के युग्म को, पेयर को न्यूक्लियॉन कहेंगे संयुक्त रूप से। समस्थानिक किसे कहते हैं? अब यह जानना जरूरी है। देखिए किसी भी तत्व के ऐसे रूप, किसी भी तत्व के ऐसे अन्य रूप जिनमें उनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता होती है। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक, और इस तरीके से जब हम डिनोट करते हैं किसी भी तत्व को तो नीचे जो लिखा होता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो लिखा होता है वो होता है परमाणु भार या परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, सॉरी माफ कीजिए, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो जब देखिए परमाणु क्रमांक सेम है, हाइड्रोजन ही है, लेकिन इनके द्रव्यमान में भिन्नता है। और ये द्रव्यमान में भिन्नता क्यों पाई गई? जब ये खोजा गया तो ये पता चला कि ये जो द्रव्यमान में भिन्नता है ये न्यूट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर परमाणु क्रमांक सेम है, समान सेम तत्व की बात कर रहे हैं, सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं, तो उनको आपस में क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये आपका जो है 1H1 जिसको हाइड्रोजन कहते हैं, 1H2 जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, और 1H3 जिसको ट्राइटियम कहते हैं, ये सभी आपस में समस्थानिक हैं। क्लियर? परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न। क्लियर है? अंतर स्पष्ट है? अब एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये ऑक्सीजन मैंने लिया, परमाणु क्रमांक होता है 8, तो उसका एक समस्थानिक होगा 8O16,
और एक और समस्थानिक के तौर पे 8O17 पढ़ते हैं। तो 16 और 17 ये आपका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है जो भिन्न है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रख लीजिए, परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक किसी भी नाभिक में उपस्थित, उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं, जबकि परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है क्या? तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो मैंने कहा न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंस आ रहा है परमाणु द्रव्यमान में, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो नियत है, सेम है। तो ये हमको देखने को मिल रहा है, अगर न्यूट्रॉन चेंज होगा तो सिर्फ परमाणु भार में परिवर्तन होगा, ना कि परमाणु क्रमांक में, क्योंकि प्रोटॉन उतना ही है। तो ये हो गया समस्थानिक। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं समभारी किसे कहेंगे। अब समभारी तो समझ में आ गया होगा कि भार सेम होगा। क्या भार सेम होगा? परमाणु भार सेम होगा। अब आप बोलेंगे कि परमाणु भार को नाभिक भार क्यों नहीं कह रहे या नाभिक द्रव्यमान क्यों नहीं कह रहे? ठीक है, तो अल्टीमेटली बात वही है, परमाणु के अंतर्गत नाभिक पाया जा रहा है, तो जो भी चीजें नाभिक से रिलेटेड होगी वो परमाणु से भी रिलेटेड होगी, तो इस कारण हम उसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो समभारी मतलब भार समान होने वाला है, परमाणु भार समान होने वाला है, लेकिन क्या अलग रहेगा? परमाणु क्रमांक अलग रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए 20Ca40 मतलब ये कैल्शियम है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु द्रव्यमान 40 है। यहां पर आर्गॉन की बात कर लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 18 जबकि परमाणु भार 40 होता है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? समभारी होंगे, जिनको आइसोबार्स कहा जाता है इंग्लिश में। क्लियर है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है कुल मिलाकर इसमें भी और इसमें भी समान है, क्योंकि परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या का योग। जबकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कैल्शियम में परमाणु क्रमांक जो है वो 20 है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 20 है, और आर्गन में परमाणु क्रमांक 18 है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 18 है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या में भिन्नता होती है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुल मिलाकर समान होते हैं। उनको क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। अंतर स्पष्ट है क्या? एक और चीज समझिए, जहां कहीं भी परमाणु क्रमांक समान होंगे, जो समस्थानिक में हुआ करता था, तो उसके भौतिक गुण अलग अलग होंगे लेकिन रासायनिक गुण समान होंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जहां परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे और परमाणु भार समान होंगे, वहां भौतिक गुण समान होंगे और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। मतलब समस्थानिक में किसी भी तत्व के जो अलग अलग समस्थानिक हैं, ठीक है, समान तत्व के, उनके भौतिक गुणों में भिन्नता जबकि रासायनिक गुणों में समानता होगी। जबकि समभारी तत्वों में उनके भौतिक गुणों में समानता जबकि रासायनिक गुणों में भिन्नता होगी। अंतर स्पष्ट है? अब एक और चीज ध्यान रख लीजिए, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक, तो आप एक चीज समझ में आ गया होगा, सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी जो आपस में सम न्यूट्रॉनिक होंगे। तो ये एग्जांपल सम न्यूट्रॉनिक का है, जैसे 17Cl37 किया और 19K मतलब पोटेशियम 39 किया। तो इसमें देखेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। कैसे? ये आपका प्रोटॉन की संख्या हो गई, और ये जो मैंने कहा था ये क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो आप करके देख लीजिए, जब 37 में 17 हम घटाएंगे, मतलब ये कुल मिलाकर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। जब इसमें हम प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो प्रोटॉन और प्रोटॉन हट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 37 में 17 घटाएंगे 20 बचेगा। वैसे ही हम देख लेते हैं पोटेशियम के लिए, ठीक है। पोटेशियम के लिए देखें तो इसका परमाणु भार है 39 जबकि परमाणु क्रमांक है 19। तो जब 39 में 19 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। कभी भी परमाणु द्रव्यमान को जब परमाणु क्रमांक से हम घटाते हैं तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है। इसको इसमें से घटा रहे हैं तो भी 20 मिल रहा है, और इसको इसमें से घटा रहे हैं तो भी 20 मिल रहा है। तो इससे यह पता चल गया कि यह सम न्यूट्रॉनिक है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप ध्यान में रख लीजिए। अब द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बंधन ऊर्जा देखिए पहले, तब आपको द्रव्यमान क्षति समझ में आएंगी। न्यूक्लियनों से मिलकर नाभिक का निर्माण करने में द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को या न्यूक्लियनों के अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हमको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पढ़ना है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि कोई एक भारी नाभिक होता है, उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है और वो टूटकर
हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, जब भारे नाभिक छोटे नाभिकों में, हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो रहे हैं टूटकर, तो उसमें जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, या उल्टा कहें नाभिकीय संलयन, जब दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, संलयित होकर, फ्यूज होकर, उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्लियर है क्या? तो वही सारी चीजें लिखा है। अब यहां पर लिखा है द्रव्यमान क्षति के संगत, ये क्या है? तो इसको हम समझेंगे थोड़ी देर बाद जब हम नाभिकीय विखंडन का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रख लीजिए, जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो होता है डेल एम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। जैसे कि हमको पता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, आइंस्टाइन के रिलेशन जो दिया गया था उसके अनुसार E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। ठीक, तो यहां पर जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगाया, तो बाइंडिंग एनर्जी के केस में ये हो जाएगा ई बी इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। डेल एम मतलब यही द्रव्यमान क्षति होने वाला है। मतलब एक चीज समझ लीजिए, जब कभी भी दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाएंगे, मतलब संलयन की प्रक्रिया, या एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित होंगे, मतलब विखंडन की प्रक्रिया, दोनों में कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है। यही द्रव्यमान की क्षति किसमें परिवर्तित हो जाती है? ऊर्जा में। तो ये जो द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो उस ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कह रहे हैं। और नाभिकों के जुड़ने से या नाभिकों के टूटने से जो द्रव्यमान में क्षति हो रही है उसको द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मतलब देखिए होता क्या है, उदाहरण के तौर पे समझिए, मान लेते हैं दो हल्के नाभिक जिनका द्रव्यमान क्रमशः 10 और 10 है। ठीक है, वो आपस में जुड़ेंगे, और फिर मैं आपसे पूछूं कि जो जुड़ने से जो नाभिक मिलेगा, बड़ा नाभिक, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब दो 10 और 10 द्रव्यमान के नाभिक मिलकर एक बड़ा द्रव्यमान का नाभिक बनाएंगे, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो 20 नहीं होगा। 10 और 10 कितना होता है? 20। 20 नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, मान लेते हैं 18। तो ये जो दो द्रव्यमान का नुकसान हुआ है, इसको ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं, और ऐसा होता ही है। ठीक है, या उल्टा बात कर लेते हैं, जब एक नाभिक दो नाभिकों में टूटेगा, तो शुरू में जो उसका द्रव्यमान था 20, लेकिन टूटने के पश्चात जो हल्के नाभिक मिलेंगे उनका द्रव्यमान 10 और 10 नहीं होगा, कितना होगा? 9 और 9 होगा। तो ये जो आपको द्रव्यमान में कमी दिखने को मिल रही है वही द्रव्यमान क्षति है, और ऐसा होता है चाहे नाभिकीय विखंडन की बात करें या नाभिकीय संलयन की बात करें। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, आगे और आएगा वो। ठीक है, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है डेल एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होती है, यही डेल एम है द्रव्यमान क्षति। और सी क्या है? सी क्या है? प्रकाश की चाल, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये हमेशा सी का मान वही रहने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आइंस्टाइन के एनर्जी इक्वेशन से रिलेट करते हैं इसी बाइंडिंग एनर्जी को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए नाभिकीय विखंडन पढ़ते हैं। अब ये हो गया नाभिकीय ऊर्जा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में एक बार फिर से अगर मैं कहूं, दो छोटे नाभिक या दो हल्के नाभिक का मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेना, जो संलयन की प्रक्रिया होती है, उसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा, या फिर एक भारी नाभिक को तोड़कर दो छोटे नाभिक जब बनाए जाएंगे तो उसमें जो ऊर्जा मुक्त होगी वह भी बंधन ऊर्जा कहलाएगी। दोनों प्रक्रिया में जो होती है ऊर्जा उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। चलिए नाभिकीय विखंडन समझने की कोशिश करते हैं। नाभिकीय विखंडन जो अभी मैंने बताया, विखंडन मतलब क्या? एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे टूटेगा? अपने आप नहीं टूटेगा, न्यूट्रॉनों की बमबारी करनी पड़ेगी उसमें, तब जाकर वो टूटेगा हल्के नाभिकों में। इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं, हम सब जानते हैं, तो उसकी बात नहीं करूंगा। उसके पश्चात क्या होता है उसके पश्चात देखते हैं। नाभिकीय विखंडन के पश्चात बने नए तत्वों के नाभिकों के द्रव्यमान का योग मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है, और यही जो कमी देखने को मिल रही है इसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, यही मैंने कहा था। तो ये जो द्रव्यमान क्षति होती है यही ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो यही लिखा है, ऐसा होने से द्रव्यमान क्षति परिवर्तित हो जाती है ऊर्जा में, और ऊर्जा का मान कितना होता है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के अनुसार होता है। ठीक है, E इज इक्वल टू एनर्जी मतलब ऊर्जा, M इज इक्वल टू द्रव्यमान मतलब मास, और C मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखेंगे, सीधा सीधा द्रव्यमान क्षति किसमें परिवर्तित हो रही है? जो द्रव्यमान कम हो रहा है वो किसमें परिवर्तित हो रहा है?
द्रव्यमान जो गायब हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रहा है, इसी कारण कम हो रहा है। तो द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रही है और इसी ऊर्जा को कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा, या वो डायरेक्ट रिलेटेड होता है बंधन ऊर्जा। एकदम क्लियर है क्या? ठीक है। और नाभिकीय विखंडन के पश्चात बात किया, मतलब जब बने नए तत्व, भारी से बने दो छोटे छोटे नए हल्के तत्व नाभिक, उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या क्या होता है तो देख लीजिए। यूरेनियम 235, जैसे हमको नाभिकीय विखंडन की क्रिया करनी होती है, ये सारा क्यों कर रहे हैं हम? न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर चला के क्या करेंगे? ऊर्जा पैदा करेंगे विद्युत के रूप में। ठीक है। तो कौन सा फ्यूल, कौन से नाभिक, कौन से तत्व उपयोग में लाए जाते हैं? तो जनरली यूरेनियम 235 उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के लिए। तो यहां पर यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235, जिसमें 92 है उसका परमाणु क्रमांक, जबकि 235 है उसका परमाणु भार यूरेनियम का। इसका एक और समस्थानिक होता है जिसको यूरेनियम 238 कहते हैं, दोनों की बात करेंगे। तो फिलहाल जो यूरेनियम 235 यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसको तोड़ना आसान होता है यूरेनियम 238 के कंपैरिजन में। यह प्रश्न पूछा गया था वन सेवा भर्ती परीक्षा में कि न्यूक्लियर रिएक्टर में किसको तोड़ना या नाभिकीय विखंडन की क्रिया जो है किसमें आसान होती है, यह पूछ लिया गया था। उसके अलग अलग समस्थानिक दे दिए गए थे, किसके? यूरेनियम के। तो यूरेनियम 235 भी था, यूरेनियम 238 भी था, तो दोनों में ही दुविधा होती है, तो ये हमको बताना था। ठीक है, तो आसान होता है यूरेनियम 235 में, रीजन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है, यूरेनियम 235 को तोड़ना है, विखंडन है, तोड़ना है, तो तोड़ेंगे कैसे? न्यूट्रॉनों की बमबारी करके। तो ये आ गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में उसका परमाणु क्रमांक कुछ नहीं होता क्योंकि प्रोटॉन नहीं है, धनावेशित नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है इसमें, जबकि इसका एक भार होता है। तो ये इस तरीके से डिनोट करते हैं न्यूट्रॉन को। तो जब हमने न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी यूरेनियम में, तो ये यूरेनियम का एक परमाणु भार बढ़ गया और कितना हो गया? ये यूरेनियम 236। इसके बाद ये ब्रेक हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रिएक्शन। बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। यही दो हल्के नाभिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये भारी नाभिक विखंडन हुआ, दो हल्के नाभिक में टूट गए, और दो हल्के नाभिक क्या बना? बेरियम और क्रिप्टॉन। तो ऐसा नहीं होगा कि यूरेनियम था तो दो हल्के यूरेनियम ही मिलेंगे, नए तत्व मिलते हैं, जैसे यहां बेरियम और क्रिप्टॉन मिल रहा है। ठीक है, तो 56 बेरियम 144 और 36 क्रिप्टॉन 89, ये मिलता है आपको। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर 235 था द्रव्यमान, जबकि 144 को हम 89 से जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 233। तो ये आपका दो द्रव्यमान में कमी हो गई, यही द्रव्यमान क्षति है जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो लिखा हुआ है यहां पर ऊर्जा, एनर्जी, कितना एनर्जी मिलता है? 200 इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की एनर्जी प्राप्त होती है इसमें, बहुत ही ज्यादा है। क्लियर? और साथ ही साथ एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 नए इलेक्ट्रॉन, माफ कीजिए, न्यूट्रॉन पैदा होते हैं इसमें। 3 नए न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, स्वतंत्र मुक्त न्यूट्रॉन पैदा होते हैं 3। और इन्हीं न्यूट्रॉन को जो विखंडन के पश्चात फिर से मिल रहे हैं, इसका यूज विखंडन प्रक्रिया में आगे के लिए किया जाता है, जिसे श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। मतलब इससे मुक्त जो न्यूट्रॉन है वो आगे अन्य जो स्वतंत्र अवस्था में नाभिक है उनको तोड़ने के लिए किया जाएगा। तो इस तरीके से ये चलते रहता है। फिर वो आगे जाके किसी नाभिक को तोड़ेगा, भारी नाभिक को, तो उसके टूटने से फिर 3 न्यूट्रॉन पैदा हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो चलते रहता है, जिसको चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर एक स्टार पॉइंट लिखा है, यूरेनियम 235 के विखंडन में जो हम न्यूट्रॉन का प्रयोग कर रहे थे उसको तोड़ने के लिए, उसमें न्यूट्रॉन की गति धीरे धीरे होनी चाहिए या न्यूट्रॉन की गति तेज होनी चाहिए? यह प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने? यूरेनियम 235 को विखंडन करने के लिए, तोड़ने के लिए अधिक स्पीड वाले न्यूट्रॉन की आवश्यकता होगी या धीरे मध्यम गति के न्यूट्रॉन की, मंद गति के न्यूट्रॉन की आवश्यकता होगी? यह आपसे मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें, अगर आपका उत्तर है कि तेज न्यूट्रॉन की आवश्यकता होगी तोड़ने के लिए, तो यह गलत होगा। यूरेनियम 235 को ब्रेक करने के लिए, विखंडन करने के लिए, ठीक है, मंदगामी न्यूट्रॉन की आवश्यकता होगी, जिसकी ऊर्जा कम होनी चाहिए, गतिज ऊर्जा कम होनी चाहिए। उसका रीजन मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, तो पहले आप ध्यान रखेंगे यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए, अच्छा, नाभिकीय विखंडन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश मीडियम वाले ये भी सुन सकते हैं, विखंडन को कहते हैं न्यूक्लियर फीजन। ठीक है, और जब संलयन पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं फ्यूजन। क्लियर है?
चलिए, अब मंदगामी न्यूट्रॉन की आवश्यकता क्यों होती है तो सुनिए। देखिए, मैं इसको उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा आपको। जैसे आप कैरम खेलते हैं, कैरम की गोटी एक के ऊपर एक रख के अगर हम शॉट मारते हैं उस पर, कभी ना कभी आपने खेला हुआ कैरम, और उसमें ऐसा भी अरेंज किया होगा गोटियों को कि एक के ऊपर एक गोटियों को रखा होगा। तो जब स्ट्राइकर से काफी तेज गति से जब आप उन गोटियों को मारते हैं तो नीचे की गोटी कई बार क्या होती है, खिसक कर आगे बढ़ जाती है, जबकि जो ऊपर की गोटियां रहती है वो नीचे आकर वैसी की वैसी स्थापित रहती है ना। नीचे की गोटी आगे निकल गई, जबकि वो जो आपका पूरा बार बना हुआ है वो अपने स्थान पर एज इट इज रहता है, नीचे आ जाता है, वो पूरी तरीके से विखंडित नहीं होता। तो सेम होता है यूरेनियम 235 के साथ। जब हम तेज गति का न्यूट्रॉन यूज करते हैं, तेज गति का न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 को भेद कर निकल जाता है बिना उसको अव्यवस्थित किए, बिना उसको विखंडित किए। लेकिन जब आप वही कैरम की गोटियों को धीरे से मारोगे तो पूरा जो आपका बार होगा, कॉलम होगा गोटियों का, वो गिर जाएगा। सेम होता है इसके साथ। जब धीरे गति का न्यूट्रॉन हम उस पर मारते हैं तो ये यूरेनियम 235 को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देता है, मतलब उसका विखंडन कर देता है। और ये जो यूरेनियम 235 हो वो किस आकार में जाकर टूटता है तो ध्यान रखेंगे, वो इस तरीके से, देखिए गोला शेप का होता है ये, ठीक है, गोल शेप का होता है, गोल आकृति का होता है पहले यूरेनियम। क्यों होता है वो भी रीजन है। वो सबसे पहले इस आकृति में परिवर्तित होता है, वो सबसे पहले इस आकृति में परिवर्तित होता है और पूर्णतः एक डमरू की आकृति में आकर वो दो अलग अलग नाभिकों में टूट जाता है। पहले ऐसा होगा, देखिए पहले ऐसा गोल होगा, इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी किए, फिर ये इस शेप में आया, फिर ये इस शेप में आया और अंतिम रूप से ये दो अलग अलग नाभिकों में टूट गया। तो डमरू आकृति में आकर टूटता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब ये चीज मैंने बता दिया क्यों मंद गति न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है इसको तोड़ने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि यूरेनियम 238 जो यूरेनियम 235 का समस्थानिक है, आइसोटोप है, उसके लिए मंदगामी न्यूट्रॉन की आवश्यकता होगी या तीव्रगामी न्यूट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो आपका आंसर विपरीत हो जाएगा। जब न्यूट्रॉन 238 को तोड़ा जाएगा तो धीरे इलेक्ट्रॉन नहीं, माफ कीजिए, जहां कहीं भी मैंने अगर इलेक्ट्रॉन कहा होगा तो उसका मतलब न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन से तोड़ रहे हैं, न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब न्यूट्रॉन से क्यों तोड़ रहे हैं ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको जब यूरेनियम 238 को तोड़ना है तो आप धीरे न्यूट्रॉन से नहीं तोड़ेंगे, तीव्रगामी न्यूट्रॉन से तोड़ेंगे, फास्ट न्यूट्रॉन से ब्रेक करेंगे। क्लियर है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो जो स्लो न्यूट्रॉन हम स्ट्राइक करेंगे 238 पे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और विखंडित नहीं होता, जबकि तीव्रगामी न्यूट्रॉन हम 238 पे स्ट्राइक करेंगे तो फिर वो उससे विखंडित होता है, उल्टा, ठीक। 235 को धीरे न्यूट्रॉन से, जबकि यूरेनियम 238 को फास्ट न्यूट्रॉन से विखंडित करते हैं, फ्यूजन करते हैं। क्लियर है। अब न्यूट्रॉन की ही बमबारी क्यों करें, इलेक्ट्रॉन की भी कर सकते हैं, प्रोटॉन की भी कर सकते हैं, ये भी आपका प्रश्न होना चाहिए। तो इसके पीछे भी रीजन सुन लीजिए। जब किसी नाभिक को हमको तोड़ना है, विखंडित करना है, तो उसके लिए केवल न्यूट्रॉन ही सबसे उचित होता है स्ट्राइक करने के लिए। क्योंकि देखिए नाभिक में क्या है, नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अगर हम प्रोटॉन की बमबारी करें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अंदर भी नाभिक के प्रोटॉन है और प्रोटॉन की ही बमबारी करेंगे तो प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित। तो नाभिक का प्रोटॉन और बाहर से जो स्ट्राइक करने वाला प्रोटॉन है वो प्रतिकर्षित होंगे, तो जाके जो अंदर में अस्त व्यस्त करना चाहिए, विखंडित करना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएंगे, ऊर्जा कम हो जाएगी प्रोटॉन के केस में, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी इसके लिए उचित नहीं समझा जाता, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में उसका जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है। तो न्यूट्रॉन की ऊर्जा इतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती कि वो नाभिक को ब्रेक कर सके, क्योंकि वहां पर भारी द्रव्यमान वाला कण बैठा हुआ है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कम द्रव्यमान वाला कण है। तो काफी कम द्रव्यमान वाले कण को भारी द्रव्यमान वाली चीजों को नहीं तोड़ा जा सकता, एक चीज समझिए। इस कारण इलेक्ट्रॉन भी उचित नहीं है। तो सबसे बढ़िया क्या है, न्यूट्रॉन, जिसमें कोई आवेशित नहीं है, ना ही प्रतिकर्षण होगा ना ही आकर्षण होगा। और द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन को भी तोड़ पाएगा आराम से। क्लियर है। तो इसका रीजन है कि न्यूट्रॉन को यूज किया जाता है बमबारी के लिए, तोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए, श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा, किसी भी नाभिक को तोड़ने के लिए, तोड़ने के पश्चात
नए तत्वों के नाभिक का निर्माण होता है, साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, यहां पर मैंने बताया। और ये 3 नए न्यूट्रॉन आगे जाकर, ठीक है, अन्य नाभिकों को तोड़ने का कार्य करते हैं। और फिर वो जो नए नाभिकों को तोड़ेंगे उससे जो फिर पैदा होगा नए नाभिक, उसके साथ साथ 3 और नए न्यूट्रॉन पैदा होंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन पैदा होते जा रहे हैं और वो नाभिकों को विखंडित करते जा रहे हैं, और इस प्रकार एक चेन का निर्माण होता है, एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी कारण इसे श्रृंखला अभिक्रिया कह रहे हैं। ठीक है, तो ये श्रृंखला अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। यही श्रृंखला अभिक्रिया जब अनियंत्रित हो जाती है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो अपार ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसका उपयोग होता है एटम बम में, परमाणु बम में। ठीक है, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किसमें होता है? परमाणु बम में। ध्यान रखिएगा, पूरा अस्त व्यस्त क्षति, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है। क्यों? ऊर्जा बहुत मुक्त होती है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करते हैं। उसमें क्या करेंगे? उसमें करेंगे ये कि जो 3 न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं उसमें से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगे, जबकि केवल 1 न्यूट्रॉन को यूज करेंगे आगे के नाभिकों को तोड़ने के लिए। तो इस तरीके से ऊर्जा थोड़ी सी नियंत्रित हो जाती है, और जब ऊर्जा नियंत्रित होगी तो उसको हम यूज कर पाएंगे अच्छे कार्य के लिए, मतलब विद्युत उत्पादन के लिए, जो होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्लियर है ये रीजन? ठीक है, तो श्रृंखला अभिक्रिया हमने समझा, उसके बाद हमने नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को भी समझ लिया इस 3 न्यूट्रॉन के माध्यम से। आगे देखिए, न्यूट्रॉन के उत्पन्न होने की दर। अब श्रृंखला अभिक्रिया कब होगी उसकी बात करते हैं। कब चेन रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है? विखंडन तो कर दिया, लेकिन एक बार विखंडित होकर शांत हो गया तो, लेकिन हमको बहुत सारे नाभिकों को तोड़ना पड़े, जितनी ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिली, एक ही बार ब्रेक होकर शांत हो गया अभिक्रिया, ऐसा हुआ तो नहीं। हमको श्रृंखला अभिक्रिया चाहिए, क्योंकि इसमें भी श्रृंखला अभिक्रिया होती है कंट्रोल्ड वे में, तो वो हमको चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो ऐसा कब होगा? जब श्रृंखला अभिक्रिया होगी। तो उसका रीजन मैंने लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन के उत्पादन होने की दर क्षय होने की दर से अधिक होना चाहिए। न्यूट्रॉन उत्पादन हो रहा है, एक बार विखंडन हुआ, न्यूट्रॉन उत्पादन हो रहा है, ये ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, न्यूट्रॉन का लीकेज हो जाता है, या कुछ न्यूट्रॉन वहीं पर खत्म हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं, तो उसको न्यूट्रॉन का क्षय कहते हैं। अब मुझे बताइए, अगर न्यूट्रॉन ज्यादा क्षय होने लगे उत्पादन की दर से, तो क्या श्रृंखला अभिक्रिया हो पाएगी? नहीं। तो इसके लिए जो न्यूट्रॉन उत्पादित हो रहे हैं उनकी संख्या हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, जो क्षय होने वाले हैं न्यूट्रॉन है उससे। ठीक है, तो यही लिखा है, न्यूट्रॉन के उत्पन्न होने की दर क्षय होने की दर से अधिक होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये कब होगा? ये तब होगा जब यूरेनियम का आयतन हम बढ़ाएंगे और यूरेनियम का पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको घटाएंगे, क्योंकि जो न्यूट्रॉन के उत्पन्न होने की दर है वो यूरेनियम के आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब आयतन बढ़ाएंगे तो उत्पन्न होने की दर बढ़ेगी, इस कारण इसको बढ़ा दिया। और जब न्यूट्रॉन के क्षय होने की दर बढ़ेगी तो वो किसके अनुक्रमानुपाती होती? पृष्ठ क्षेत्रफल के, यूरेनियम के पृष्ठ क्षेत्र, सरफेस एरिया के। तो इसको कम करना है, क्षय होने की दर को कम करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल जो है यूरेनियम का, सरफेस एरिया जिसको कहते हैं, उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कारण लिखा है, जो भी हम यूरेनियम लेंगे उसका आयतन ज्यादा होना चाहिए और पृष्ठ क्षेत्रफल कम होना चाहिए। और ऐसा कौन से आकार के लिए पॉसिबल हो पाता है? तो ऐसा गोल आकार के लिए पॉसिबल हो पाता है, सभी आकारों के बीच में। ठीक है, कि हमको एक घन लेना है, घनाभ लेना है, या गोले आकार का लेना है यूरेनियम को, तो ये जो पॉसिबल है, आयतन अधिक हो और पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो, उसके लिए गोल आकार का यूरेनियम लेना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसी कारण लिखा, यूरेनियम जो होगा वो गोल आकार का, छोटे छोटे गोली के रूप में लिया जाता है। क्लियर? अब गुणन कारक, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब वही है कि कितने न्यूट्रॉन ज्यादा से ज्यादा पैदा होते जा रहे हैं, उसका मतलब। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बराबर न्यूट्रॉन के उत्पन्न होने की दर बटे न्यूट्रॉन के क्षय होने की दर। क्लियर है? तो कितना उत्पन्न हो रहे हैं उसका अनुपात किसके साथ, कितना क्षय हो रहे हैं, कितना वो खत्म हो रहे हैं वो। तो ये हमेशा देखिए, श्रृंखला अभिक्रिया क्या होना चाहिए? ये अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका मान हमेशा 1 से जब अधिक होगा, 1 से जब अधिक होगा तभी श्रृंखला अभिक्रिया संभव होगी, अन्यथा नहीं। तो लिखा है, नाभिकीय अभिक्रिया के लिए के का मान हमेशा 1 से अधिक होना चाहिए, मतलब ये ज्यादा और ये कम, तभी तो 1 से ज्यादा होगा। के का मान, यही के है, तो के का मान 1 से अधिक तो श्रृंखला अभिक्रिया पॉसिबल होगी, अन्यथा नहीं। श्रृंखला अभिक्रिया संभव नहीं होगी जब के का मान 1 से कम होगा। अगर ये कम, ये ज्यादा हो गया तो के का मान कम हो जाएगा 1 से, श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होगी। तीसरा कंडीशन ये है, जब न्यूट्रॉन के क्रांतिक द्रव्यमान के लिए के का मान 1 हो, मतलब जितना उत्पन्न हो रहा है उतना ही क्षय हो जा रहा है, उतना ही नष्ट हो जा रहा है,
तो ये भी बराबर मान हो जाएगा k का 1। और जब k का मान 1 होगा उसका मतलब न्यूट्रॉन का क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं उसको। और न्यूट्रॉन का क्रांतिक द्रव्यमान वो द्रव्यमान होता है जिसके ऊपर ही श्रृंखला अभिक्रिया संभव हो पाती है ना। न्यूट्रॉन का क्रांतिक द्रव्यमान वो द्रव्यमान होता है जिससे अधिक द्रव्यमान लेने पर ही श्रृंखला अभिक्रिया संभव होगी। तो k का मान 1 तो नहीं, उससे अधिक तो श्रृंखला अभिक्रिया होगी। क्लियर है क्या? तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। क्रांतिक द्रव्यमान भी मैंने बता दिया, बहुत सारी बातें मैंने आपको कवर की। सारी बातें आपको आंसर राइटिंग में भी अगर करना चाहते हैं तो समाहित करना है दोस्तों, ठीक है ना। ऊपर ही ऊपर बात नहीं करेंगे। देखिए कहीं पर आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बता दिया होगा, हो गया, प्रश्न नहीं बनेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में नहीं बनेंगे। आपको ये समझने के लिए सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो अटेम्प्ट हो पाते हैं। क्लियर? थोड़ा लंबा जरूर जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अदरवाइज फिर मैं सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर बताता, खत्म हो जाता 10 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे भी। मेरा उद्देश्य ये प्रश्न बनना चाहिए। चलिए, तो इतनी बातें हम समझ गए। अब हम शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को, ठीक है, जिसका पर्पस होता है विद्युत उत्पादन के लिए, जिसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कंट्रोल्ड वे में, नियंत्रित रूप से, और वो हमने समझ लिया है पूरा। चलिए अब इसका कार्य संरचना देख लेते हैं कि संरचना क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो मेन आपका ये जो दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। अब इससे उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग कैसे करते हैं वो ये पूरा अरेंजमेंट है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत सबसे पहला आपको क्या लेना पड़ेगा, फ्यूल लेना पड़ेगा, ईंधन लेना पड़ेगा। और वो ईंधन क्या है, मैंने बताया, अगर आपको नाभिकीय विखंडन करना है तो यूरेनियम 235 लेना उचित है। तो यही जो आपका रेड कलर का दिख रहा है ये आपका फ्यूल रॉड है, ईंधन छड़े हैं, ठीक है। तो ये आपका ईंधन हो गया। इनके बीच में जो लगा हुआ है वो कंट्रोल रॉड है, नियंत्रक छड़ जिसको कहते हैं, नियंत्रक छड़, ठीक है। क्यों? नियंत्रित रूप से चाहिए विखंडन की क्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है ना, नियंत्रित करना है। तो नियंत्रित करने के लिए जो 3 न्यूट्रॉन है उसमें से 2 अवशोषित होने चाहिए। तो उसको कौन अवशोषित करेगा? कंट्रोल रॉड अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? और फिर यहां पर मॉडरेटर भी होते हैं इनके बीच में। मॉडरेटर के रूप में भारी जल या जल का उपयोग किया जाता है। मॉडरेटर का क्या पर्पस है, जिसको मंदक कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसके चारों तरफ 2 मीटर मोटी कंक्रीट की परत होती है, 2 मीटर मोटी कंक्रीट की परत, जिसको शील्ड कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है उसके अंतर्गत, मतलब फिजन की जो प्रक्रिया होती है उससे जो किरणें उत्पन्न होती है वो किसी को क्षति ना पहुंचा सके, इस वजह से ये कंक्रीट की जो दीवार होती है वो होती है, जिसकी मोटाई 2 मीटर की होती है, शील्डिंग कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा का उपयोग कैसे होगा, विद्युत कैसे पैदा की जाती है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपको। विद्युत पैदा करने के लिए जनरेटर को घुमाना पड़ता है, और जनरेटर कैसे घूमेगा? शाफ्ट से। और शाफ्ट कैसे घूमेगा? टरबाइन से, ये आप जानते हैं अच्छे से। और टरबाइन को कैसे घुमाना है? या तो जल का उपयोग कर लीजिए, तो जल ऊर्जा वो होता है, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी होती है। जब इसी टरबाइन को हम घुमाएंगे स्टीम की मदद से, भाप की मदद से, तो वो स्टीम पावर प्लांट के अंतर्गत या थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत हम देखते हैं। लेकिन स्टीम उत्पादन करने के तरीके के आधार पर भी 2 अलग अलग आपके पावर प्लांट होते हैं। एक थर्मल पावर प्लांट, उसमें भी स्टीम पैदा की जाती है, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें भी स्टीम पैदा की जाती है, ठीक है। अगर हम इसको न्यूक्लियर कह रहे हैं तो इसके पीछे मतलब न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, यूरेनियम यूज कर रहे हैं, और इससे जो ऊष्मा पैदा होगी उससे भाप का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? पानी को गर्म करके। पानी को गर्म करेंगे तभी तो भाप पैदा होगा, और भाप जाके टरबाइन को चलाएगा, टरबाइन शाफ्ट को चलाएगा, और शाफ्ट से जनरेटर घूमेगा, तब विद्युत पैदा हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो मेन पर्पस अभी भी वही है, विद्युत पैदा करने का, कि टरबाइन घुमाना है, जनरेटर को घुमाना है। अब स्टीम कैसा पैदा की जा रही है उसके पीछे ये पूरा रीजन, तो वो भी बता देते। देखिए यहां पर जैसे कि पूरा प्रोसेस हमने देखा, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होगी, अपार ऊर्जा मुक्त हो रही है, बहुत ज्यादा ऊर्जा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित किया जाता है। अब एक चीज देखिए, यहां पर फ्यूल रॉड जो यूज कर रहे हैं यूरेनियम 235 भी लेते हैं जनरली, और प्लूटोनियम 239 का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम 239 का भी प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। कंट्रोल रॉड
जो न्यूट्रॉन के जो अतिरिक्त मात्रा है उसको अवशोषित करने का कार्य कर रहा है, उसके तौर पे हम कैडमियम की छड़ें या बोरॉन की छड़ों का उपयोग करते हैं। कैडमियम या बोरॉन, क्लियर। मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में हम भारी जल का या जल का प्रयोग करते हैं, जो क्या करेगा, न्यूट्रॉन की जो तीव्र गति होगी उसको धीमी गति में परिवर्तित करेगा। ये मैंने बताया था, तीव्र गति नहीं चाहिए, क्या चाहिए, धीमी गति चाहिए न्यूट्रॉन की, तो उसको कम करने का कार्य ये करता है मॉडरेटर। इसी कारण ये जो फ्यूल रॉड है उनके बीच में ये होता है, भारी जल में डूबा हुआ होता है सारा छड़, क्लियर है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मॉडरेटर, क्लियर। अब ये सारी प्रक्रिया हो गई विखंडन की, इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो गई। इस ऊर्जा को शीतलक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कूलेंट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो इन ट्यूब्स में मौजूद होते हैं। इन ट्यूब्स में शीतलक के तौर पे जल का उपयोग किया जाता है या द्रव सोडियम का उपयोग किया जाता है। इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ये अवशोषित कर लेते हैं और इस ऊष्मीय ऊर्जा को ये दे देते हैं इसमें भरे हुए जल को, ठीक है। ये स्टीम जनरेटर है आपका, इसमें भरे हुए जल को ये अपनी ऊष्मा दे देंगे, इसमें उपस्थित जो जल होगा वो स्टीम में परिवर्तित हो जाएगा और यही स्टीम आगे सप्लाई कर दिया जाता है टरबाइन को, हाई प्रेशर स्टीम सप्लाई कर दिया जाता है टरबाइन को, क्लियर। तो ये सारी प्रक्रिया हो रही है, इसका जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, इस स्टीम जनरेटर में चला गया, ये स्टीम जनरेटर है, ये जो पूरा है स्टीम पैदा होगा, चला जाएगा इस ट्यूब के माध्यम से टरबाइन में। अब टरबाइन में जब स्टीम गया तो स्टीम में जो ऊष्मा है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, उसको यहां पर वापस भेज देते हैं हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें स्टीम में जो कुछ एनर्जी मौजूद होती है, ऊष्मा, उसको और अवशोषित करके उसको ठंडा कर दिया जाता है। और जब हम भाप को, स्टीम को ठंडा करेंगे तो वो वापस किस में परिवर्तित हो जाएगा, कंडेंसेट होके जल में, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, वापस भाप जल में परिवर्तित हो जाएगा ताकि जल का वेस्टेज ज्यादा ना हो, और इसी जल को, ठंडे किए हुए जल को वापस हम पंप की सहायता से भेज देते हैं इसी स्टीम जनरेटर में वापस, और फिर से जल आ गया, फिर से वो गर्म होगा, फिर से स्टीम के तौर पे, इस तरीके से साइकिल चलते रहता है। ये पूरा कार्यविधि है न्यूक्लियर रिएक्टर का। चलिए कुछ तथ्य देखते हैं, ठीक है। मंदक मत बता दिया मैंने, क्या, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए जल, भारी जल, ग्रेफाइड, ये सभी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के साथ ध्यान रखेंगे। नियंत्रक क्षण, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर विखंडन को नियंत्रित करने के लिए, यह भी मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। शीतलक द्वारा अवशोषित ऊष्मा का प्रयोग भाप बनाने में, शीतलक के तौर पे मैंने आपको बता दिया द्रव सोडियम या जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये शीतलक यहां पर होता है इस ट्यूब में। आगे देखिए, तापीय न्यूट्रॉन, प्रश्न पूछा गया था ये तापीय न्यूट्रॉन से रिलेटेड। अब आपको तापीय न्यूट्रॉन नहीं पता होगा तो फिर प्रश्न नहीं बना पाएंगे आप, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया था। तापीय न्यूट्रॉन किसको कह रहे हैं, तो देखिए, जो न्यूट्रॉन की गति को हम कम करके यूज कर रहे हैं ना, शुरू में क्या, जो न्यूट्रॉन है वो तो बहुत फास्ट है, उसको स्लो किया जा रहा है किसकी मदद से, मंदक के प्रयोग से, मॉडरेटर की मदद से। स्लो होने के बाद जो न्यूट्रॉन है जिसका उपयोग नाभिकीय विखंडन के लिए किया जा रहा है, उसी को तापीय न्यूट्रॉन कह रहे हैं, थर्मल न्यूट्रॉन कह रहे हैं, क्लियर है। तो तीव्र न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, उसको मंदक के द्वारा लगभग 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया जाता है। देखिए कितना अंतर है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां पर 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस गतिज ऊर्जा से इस गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है न्यूट्रॉन को, किसकी मदद से, मंदक की मदद से। और यही जो परिवर्तित हो जा रहा है कम ऊर्जा का न्यूट्रॉन, इसी को तापीय न्यूट्रॉन कह रहे हैं। क्लियर है क्या, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। सीधा जिस न्यूट्रॉन का प्रयोग विखंडन में किया जा रहा है, कम ऊर्जा वाला, कम गतिज ऊर्जा वाला, वो तापीय न्यूट्रॉन है। आगे देखें, ये हो गया पूरा नाभिकीय विखंडन जो इसमें होता है, जिसको न्यूक्लियर फिजन कह रहे हैं। फिर से, जब एक भारी नाभिक को न्यूट्रॉन की बमबारी करने से 2 नए हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जा रहा है, वो आपका। अब इसका ऑपोजिट हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन, जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। उल्टा हो जाएगा, जब 2 नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। 2 नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण करेंगे, जुड़ेंगे, जब टूटेंगे नहीं, जुड़ेंगे, संलयित होंगे, तो उसको नाभिकीय संलयन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और ये जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है, अभिक्रिया है, ये सूर्य में ही अभी पॉसिबल है, पृथ्वी पर अभी नहीं किया जा सका इसको, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्यों, वो भी रीजन मैं पूरा बताऊंगा, रीजन तो सारी चीजें क्लियर करेंगे। अब इसके पीछे लिखा है 2 हल्के परमाणुओं को के नाभिक को संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं, ये आपकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। संलयन में भाग लेने वाले नाभिक धनावेशित होते हैं, प्रोटॉन होते हैं।
इसलिए संलयित होने के लिए गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होनी चाहिए। अब देखिए, जो संलयित होने के लिए जो नाभिक है ना, वो धनावेशित होते हैं क्योंकि प्रोटॉन होता है उसमें मुख्य रूप से। तो जब आपस में जुड़ने हैं तो ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित, आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रतिकर्षण को ओवरकम करने के लिए, ताकि ये जो प्रतिकर्षण है ये जोड़ने पे या संलयन पे प्रभाव ना डाल सके, संलयित की प्रक्रिया हो सके, उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है एडिशनली, ठीक है ना, अलग से बहुत ही ज्यादा ऊष्मा देने की आवश्यकता, ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है संलयन करने के लिए। इसी कारण लिखा है, इसीलिए संलयित होने के लिए गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होनी चाहिए, जिसके लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। और उच्च ताप, कितना ताप, 10 की घात 8 केल्विन का ताप चाहिए, बहुत ही ज्यादा होता है। 10 की घात 8 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। और इतना ताप कहां पर होता है, सूर्य में। इसी कारण सूर्य में आसानी से नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, ठीक है, पृथ्वी पर नहीं। क्योंकि अगर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करनी है तो इतना ताप देना पड़ेगा, और इतना ताप तभी पैदा होगा जब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होगी। तो पृथ्वी पर अगर नाभिकीय संलयन करना है तो उसके पहले इस कोटि का ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पहले नाभिकीय विखंडन करना पड़ेगा। नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा जो मिलेगी उसका उपयोग संलयन के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। फिर संलयन होगा, और जब संलयन होगा तो फिर से ऊर्जा मुक्त होगी। देखिए, संलयन को शुरू करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इतने तापमान की आवश्यकता होगी, लेकिन जब संलयन होगा ना तो उस समय फिर ऊर्जा मुक्त होती है। तो चाहे नाभिकीय विखंडन हो या नाभिकीय संलयन हो, दोनों में अपार ऊर्जा मुक्त होती है होने के दौरान। शुरू में न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं, शुरू में इतने ताप को लगा रहे हैं, तो वो अलग चीज है। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, उच्च दाब की आवश्यकता होती है जो सूर्य में ही हो पाता है संभव। क्लियर? अब देखिए क्या क्या संलयन के उदाहरण है, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको। 2 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक समस्थानिक का निर्माण कर रहे हैं 1H2, जिसको क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम कहा जाता है, मैंने आपको कहा। प्लस इसमें एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये E प्लस को क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेशित कण होता है जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसमें मुक्त होती है। तो ये उदाहरण है नाभिकीय संलयन का। दूसरा उदाहरण देखिए, जब 2 ड्यूटेरियम के भारी नाभिक मिलकर हीलियम का एक हल्का समस्थानिक का निर्माण करते हैं। ये हीलियम का समस्थानिक है, जैसे 2He4 होता है एक्चुअली में हीलियम, तो ये 2He3 है, मतलब ये हीलियम का समस्थानिक है, ठीक है। तो 2 ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम का एक हल्का समस्थानिक का निर्माण करते हैं, और एक चूंकि कम है ना, वो क्या होगा, न्यूट्रॉन अलग से, और इसमें 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मुक्त होती है, मिलती है हमको। इसमें भी ऊर्जा मिल रही है, इसमें भी ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये करने के लिए, संलयन करने के लिए शुरू में ताप देना पड़ेगा इतना, वो चीज भूलना नहीं है, वो अलग चीज है। फिर एक और अभिक्रिया का उदाहरण देख लीजिए, 1H2 प्लस 1H2, मतलब 2 ड्यूटेरियम मिलकर ट्राइटियम का निर्माण करते हैं 1H3, जो समस्थानिक यही है हाइड्रोजन का, शुरू में देख लिया था, प्लस 1H1 एक अतिरिक्त हाइड्रोजन, प्लस 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मुक्त होती है। ये सारे संलयन के उदाहरण हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये था आज का चैप्टर, जिसमें हमने पूरा नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा, उसका उपयोग पढ़ा, सारी बातें डिटेल में कवर की। तो जो भी बातें मैंने बताई है, वीडियो को अगर आपको एक से अधिक बार देखने की आवश्यकता पड़ती है तो बिल्कुल देखिएगा, और सारी बातों को नोट कीजिएगा जो मैंने बताया है, ठीक है। कोई भी बातें मैंने नहीं छोड़ी है इसके रिलेटेड, और डेफिनेटली अगर आपने इतना कर लिया तो परीक्षा में, किसी भी प्रकार के परीक्षा में आपसे प्रश्न बन जाएंगे, और मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो इसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा चेक करने वाले पे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।